हेलो शेन, स्वागत है आप जी साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम लेकर आए एक नया चैप्टर जिसका नाम है पारितंत्र। हम देखने वाले हैं पारितंत्र के टोट पीवाईक्यू। देखिए, नीट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह जो बायोलॉजी का आपका सेशन है, गेम चेंजर सीरीज। तो अगर आप गेम चेंजर सीरीज में पहली बार आए हैं तो इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। जो आपका नीट 2024 के लिए जितने भी पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इस सीरीज में कराए जा रहे हैं। जो आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कहाँ पर आपका पीवाईक्यू कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो इस सेशन से जुड़ के आप क्या करते हैं, यहाँ के एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने भी सेशन आप जुड़ेंगे, जितने सेशन आप देखे हैं, उन सभी सेशन में क्या किए हैं, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू किए हैं। तो अगर आप पहले से कर रहे हो तो आपको पता है कि हर एक चैप्टर का हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं। अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से हम नीट 2024 के लिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में पीवाईक्यू भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखने वाले हमारे देखिए पारितंत्र का पीवाईक्यू, जिसमें हम देखने वाले हैं 2001 से 2023 तक के आपका टोटल पीवाईक्यू जो इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब इसमें प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसकी दिए गए समय में किसी से संदर्भित की जाती है। यानी अगर किसी निश्चित समय पर अगर इनकी मात्रा दी गई है तो किसको बताता है? क्या वह चरम समुदाय बताता है, या अस्थायी अवस्था बताता है, या फिर अस्थायी फसल बताता है, या अस्थायी चरम अवस्था बताता है? देखो, यहाँ पर अगर किसी की मात्रा दी दी गई तो क्या बताएगा, उसकी अवस्था बताएगा। और जिस समय पर दिया गया तो उसको बोलते हैं अस्थायी अवस्था। यानी यहाँ पर आपका ये क्या होगा, अस्थायी अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो किसी स्थान पर जो इनकी मात्रा दी होती है किसको बताता है, अस्थायी अवस्था को। किसको बताता है, अस्थायी अवस्था को। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा करा निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर दोनों शब्द आपको ध्यान देने होते हैं। कभी कोई कहता है सही है और कभी कहता है सही नहीं है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि सही है या सही नहीं है। तो यहाँ लिखा है सही नहीं है। पहला करा समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है। समुद्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा नहीं होता है, ये आपका गलत है। फिर अगला बात करते हैं, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे, एक घास भूमि पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो देखो, घास भूमि में संख्या पिरामिड आपका आपको सीधा होता है, क्योंकि घास मतलब संख्या का देखें बहुत ज्यादा हो गया, नहीं इसका पिरामिड सीधा ही बनेगा। फिर समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है। बिल्कुल सही बात है कि समुद्र में जीव भार होता है क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखो, यहाँ दो चीज का है, कहा समुद्र में सीधा होता है और यहाँ कहा उल्टा होता है। दोनों में से कैसे होगा? मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आप कॉमन सेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो, ये दोनों आपको पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही बातों को दोनों तरीके से कहा है। एक बार कहा सीधा, एक बार उल्टा। अब है तो सीधा बनेगा तो उल्टा दोनों तरफ से बनेगा नहीं। यानी यहाँ पर जो आपका होता है, तो याद रखो उल्टा बनता है ना कि सीधा। यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये गलत है, आपसे पूछा भी क्या था, सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। समझ में आया? तो आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या पूछा है, उसमें नहीं कहा है कि हाँ कहा है। और चारों ऑप्शन को भी एक बार पढ़ना है कि कौन सा सही है ज्यादा और कौन सा कम से। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक से ज्यादा दूसरा सही होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही होता है एक्चुअल में। ठीक है, आपको लगता है कि पहला ऑप्शन सही, लेकिन उससे ज्यादा दूसरा सही होता है। ठीक, और वही आंसर भी होता है। इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ना एक बार बहुत जरूरी होता है। चलिए, नीट 2021 का क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या करा, समीकरण GPP R - NPP में R किससे निरूपित होता है। देखो, यहाँ पर है क्या, एक्चुअली आपका GPP क्या है, तो जी आपका है ग्रास ग्रास प्राइमरी प्राइमरी प्रोडक्ट। और आपका यहाँ पर आर क्या है, आर से आर आपका है रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी लॉस। ठीक है, रेस्पिरेटरी श्वसन हानि। और फिर आपका यहाँ पर एनपीपी क्या है, एनपीपी ये आपका है, देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि कुल जो आपके उत्पादक होते हैं उनके लिए कितना भोजन बनाया गया। और नेट उसमें देखो क्या होता है कि कोई भी जीव अगर भोजन बना रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसमें खुद क्या करता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा को क्या करता है, नष्ट कर देता है शोषण के दौरान, कुछ शिकार के दौरान। तो वहां पर आपका होता है वो रिस्पायरेशन शोषण। तो ये आपका GPP - R बराबर होता है एनपीपी की, बात सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आर किसे प्रस्तुत करता है, आर रिस्पायरेटरी लॉस यानी शोषण हानि को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो शोषण हानि इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इसका मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेटली आप इसको बना ले जाओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा, आपको
हमारे के लिए कुछ अलग तरीके से कहा है, लेकिन है बहुत सरल। देखो क्या है, खास भूमि पारितंत्र में कोशी स्तर के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए। यानी कौन सी जाति यहाँ पर सही है उनको सुमेलित करना। जैसे चतुर्थ कोशी स्तर, अच्छा सबसे पहले इसमें किसी प्रकार का कोशी स्तर सब पहले है। देखो उसमें प्रथम कोशी स्तर जो है यानी सी। अब प्रथम कोशी स्तर क्या होगा, कौवा गिद्ध खरगोश से घास। देखो प्रथम कोशी स्तर होता है आपका क्या, प्रथम कोशी स्तर क्या होगा, घास। सी का चौथा, सी का चौथा देखो, सी का चौथा कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हुआ। मतलब आपने एक को देख कर आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर डी ही सही हुआ। फिलहाल आप तीन और मिला लो। देखो द्वितीय कोशी स्तर क्या होगा, तो बताओ घास को कौन खाता है, घास को आपको खाता है खरगोश, तो आपको हो जाएगा ये। फिर तृतीय स्तर कौन होता है, खरगोश कौन खाता है, खरगोश खाता सकता है कौवा, ये आपका ये तृतीय स्तर हो जाएगा। और लास्ट में आपका चतुर्थ स्तर क्या होगा, गिद्ध। देखो ए का चौथा क्या, ए का चौथा इसमें एक बार फिर से, ए का दूसरा, सॉरी ए का दूसरा, ए का दूसरा है। फिर आपका बी का तीसरा, सी का चौथा, यानी आपका आंसर ही करेक्ट। अब एक को भी मिलाकर इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि आपको पता अगर पूरा है तो डेफिनेटली एक बार मैच करा लीजिए कि हो सकता है कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक पारितंत्र में एकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ पर सही पूछा है, तो सही और गलत दोनों का ध्यान देना। ठीक है, तो सही है, अब बताओ सही कौन सा होगा, तो पढ़ो एक बार। करा सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होता है। क्यों, देखो इस चीज को अभी हमने पीछे देखा था। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट, इसको सकल प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, पूरा बनता है, और इस वजह से कुछ ना कुछ क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और फिर एनपीपी जो लास्ट में बचा होता है, तो ये इससे सदैव अधिक होता है। यानी एनपीपी से जीपीपी जो होता है वो सदैव अधिक होता है। देखो जीपीपी से आर घटाने के बाद एनपीपी बचा, इसका मतलब क्या है, जीपीपी एनपीपी से सदैव अधिक होता है। ये पहली बात तो उसने सही बोल दिया। अच्छा पूछा भी था सही कथन बताओ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। सुनने की क्या करा, करा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। यानी ऐसा कौन सा पिरामिड जो सामान्यतः उल्टा होता है। जैसे एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड, तो जब समुद्र में जैव भार का पिरामिड बिल्कुल सही है। इसमें देखो जो सबसे छोटे जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक आपके होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जिनकी संख्या तो बहुत होती है लेकिन जैव भार बहुत कम होता है। फिर उसके बाद उनको बड़ी मछलियाँ खा, थोड़ी उनसे बड़ी मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियाँ खाती हैं, उनकी संख्या देखिए तो ज़्यादा है लेकिन उनका भार कम होता है। और लास्ट में आपका होता है, देखिए छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाई, बड़ी मछली फिर बहुत बड़ी मछली खाई, जैसे व्हेल हो गई, शार्क हो गई, इन मछलियों को जो जैव भार होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो आपका बनता है पिरामिड वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। ये आपका सही है। फिर कह रहा है घास में, घास भूमि संख्या का पिरामिड, तो घास में संख्या पिरामिड सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड ये सदैव सीधा होता है, याद रखो। अगर ऊर्जा का पिरामिड तो सदैव सीधा होता है। एक वन में जैव भार का पिरामिड, वन में जो अगर जैव भार पिरामिड होता है वो भी सीधा बनता है। उल्टा कहाँ बनता है, जैव भार, वो भी कहाँ पर, समुद्र में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। आपका इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित आंकड़ों से किस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड प्राप्त किया जा सकता है। पारिस्थितिकी पिरामिड आपको ज्ञात कर सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है, द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। तो यहाँ पर अगर देखो जैव भार, क्या देखोगे जैव भार, देखो प्राथमिक जो है यानी ये प्राथमिक नीचे है, ये 10 ग्राम, ये 60 ग्राम, यानी इसका कुछ इस तरीके से। देखो जो आपका प्राथमिक है कौन, यहाँ जो आपका प्राथमिक है वो 10 ग्राम था, क्योंकि आपका जो प्राथमिक उपभोक्ता है यानी इसको बोल सको, इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखो, देखो इसको बोलते हैं प्राथमिक पीपी, मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिव, और दूसरा होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भार क्या बढ़ रहा है, यानी ये एक उल्टा पिरामिड। ये क्या बताया, संख्या का सीधा पिरामिड है। देखो यहाँ संख्या का नहीं है, ये भार है, ग्राम में दिया है, ग्राम मतलब होता है भार, तो ये संख्या का पिरामिड नहीं है। ऊर्जा की पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड नहीं है। फिर जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड, बिल्कुल सही बात है, जैव मात्रा के उल्टा पिरामिड है, जैव मात्रा का सीधा पिरामिड तो है ही नहीं। तो आपका आंसर नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है, जैव भार का एक उल्टा पिरामिड है, जिसमें आपके जो प्राथमिक उत्पादक है बहुत कम, उनसे ज्यादा का है प्राथमिक कंज्यूमर, और उसके बाद आपका है सेकेंडरी कंज्यूमर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखो पढ़ो पहले ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर उसमें थोड़ा सा एनालिसिस किया करो कह क्या रहा है। जैसे कह रहा है कि किसी पारितंत्र में, क्या कह रहा है, किसी पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है। तो किसी परितंत्र में किस परितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है।
वन पारितंत्र या घास स्थल पारितंत्र या ताल पारितंत्र या झील पारितंत्र। देखो अगर बात करें कि किस पारितंत्र में अधिकतम जल भर होता है तो वो आपका होता है वन पारितंत्र, क्योंकि वन पारितंत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवर होते हैं और ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका जैव भार होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर बात करें तालाब की, तालाब का एरिया निश्चित होता है, झील का भी एरिया निश्चित होता है, लेकिन वन का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधों की मात्रा भी आ जाती है जिससे इनका जैव भार काफी अधिक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए ही करेक्ट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ 2016 सेकेंड नेट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। गहरे समुद्र के उष्ण जलीय वेंट पारिस्थितिकी में प्राथमिक उत्पादक कौन है। अगर बात करें कहाँ, गहरे समुद्र, गहरे समुद्र में आपके जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, कैनिल सवाल होते हैं, नहीं, प्रवाल भित्ति नहीं, खनिज सवाल नहीं, रसायन संश्लेषी जीवाणु बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो गहरे समुद्र में क्या होता है, वहां पर प्रकाश नहीं जाता, प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब बताओ जहां प्रकाश नहीं है क्या वहां प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण भी संश्लेषण नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा यानी वहां पर कौन सा होगा, वहां पर आपका होगा रसायन संश्लेषण। वहां पर जो जीवाणु होते हैं वो रसायनों द्वारा अपना संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, तो ये आपका क्या होगी, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, जो आपका क्या करते हैं, रसायन संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सभी देखो, नीले सवाल और हरे सवाल दोनों क्या करते हैं, प्रकाश उपस्थित भोजन बनाते हैं, प्रवाल विद्युत यहाँ पर कोई क्या है, आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा। अब सबसे पहली बात करें कि एक चट्टान है जो नग्न है, यानी उस चट्टान में मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ चट्टाने हैं, वहां पर सबसे पहले कौन आएगा, क्या मांस आएगा, बिल्कुल नहीं। मांस के लिए कम से कम कुछ न कुछ मात्रा में क्या होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए और माटी होना पानी होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। हरी सवाल के लिए पानी होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। लाइकेन, हाँ याद रखो लाइकेन। तो सबसे पहले देखो अनुक्रमण में होता है क्या, अगर किसी चट्टानी पर भाग पर या चट्टानी स्थानों पर अनुक्रमण हो रहा है तो उसमें सबसे पहला जो जीव होता होगा लाइकेन। आपका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो लाइकेन प्रथम अनुक्रमण करेगा, सबसे पहला जो होगा जीव वो आपका क्या होगा, लाइक। अब बढ़ते हैं आगे, फिर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कृषि भूमि पारितंत्र का अभिलक्षण है। तो अगर बात करें कृषि भूमि पारितंत्र का, क्या कहा, अपैतृकों की अनुपस्थिति, देखो अपैतृकों की अनुपस्थिति में कोई आपका नहीं होगा। पारितंत्रिक अनुक्रमण, देखो कृषि लिखा है तो कृषि में पारितंत्र अनुक्रमण नहीं होगा। फिर मृदा जीवों की अनुपस्थिति, अब कृषि में मृदा जीवन उपस्थित होते हैं ये भी गलत है। कृषि में मृदा जीव होते हैं जैसे केचुए हो गए, नास्टक एनाबिना हो गया, ये सब क्या करते हैं, कृषि में उपस्थित होते हैं, तो ये भी गलत है। न्यूनतम आनुवंशिक विविधता बिल्कुल सही बात है, न्यूनतम आनुवंशिक विविधता क्यों, ये तो कृषि करते हैं, तो जैसे हम बड़े से क्षेत्र पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रकार का या दो प्रकार का बीज बोते हैं। जैसे अगर कहीं चावल की खेती हो रही है तो वहाँ पर धान ही लगता है, या गेहूँ लग रहा है तो गेहूँ लगेगा, कपास है तो कपास लगेगा, मतलब नॉर्मल एक ही प्रकार के वहाँ पर क्या करते हैं, आनुवंशिक पौधे या फिर आनुवंशिक जीव उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर आनुवंशिक विभिन्नता बहुत कम होती है। वही यहाँ लिखा न्यूनतम आनुवंशिक विविधता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेट 2016 का सेशन फर्स्ट का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, आपको इसे ध्यान देना है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करा है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था। देखिए इसका आंसर जानने से पहले आप इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि इसका आंसर अभी आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि देखिए शब्द किसने दिया, ठीक है, उसका खोज किसने किया, किसी नियम को किसने दिया, जैसे कोई नियम है तो नियम को किसने दिया, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है, इन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी आपको बोर्ड एग्जाम नीट एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा चीज पूछा जाता है और कौन सा नहीं। तो यार को सबसे पहले कौन सा शब्द दिए ये भी पूछा जाता है, खोज किसने किया था ये पूछा जाता है, यहाँ तक कि नियम किसने दिया था ये भी पूछा जाता है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसका इकोसिस्टम पाइथन शब्द किसने दिया था। इकोसिस्टम हेक्कल ने दिया था, बारे में भी नहीं दिया था, ओडम में भी नहीं था, एजी टेंसले ने दिया था। वो भी कब दिए थे तो याद रखो ये 1935 ईस्वी में दिए थे। 1935 ईस्वी में एजी टेंसले ने इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द को दिया था, ठीक है, जिसमें क्या होता है सजीव और निर्जीवों का समान रूप से जो घटक होते हैं जो मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं पारितंत्र। चल अब बढ़े आगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान, इसके अनुक्रमण के दौरान, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान जैसे करा इसकी प्राथमिक प्रावस्था में नया जीवी समुदाय बहुत तीव्र गति से
स्थापित होता है। देखिए प्राथमिक अवस्था में नया जो जीवन शुरू होता है बहुत धीरे गति करता है, तीव्र नहीं है, यानी पहला आपका आंसर। फिर कह रहा है जंतुओं की संख्या और किस्में स्थिर रहती है। यहाँ पहली बात तो जंतु इतना जल्दी आते नहीं है, और अगर आते हुए तो उनकी संख्या स्थिर नहीं रहती, वो विविधता बदलती रहती है। फिर कह रहा है उस समुदाय में होने वाले परिवर्तन के कारण पर्यावरण के साम्य के समीप होता है। क्या पर्यावरण के साम्य के समीप होता है? या पूर्वभूमि समुदाय की कहलाती है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। यहाँ से पूछा गया, देखो अनुक्रमण पूछा है, अनुक्रमण में घटना नहीं होती। किसी स्पीसीज की संगठना में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कि यहाँ पर अगर अनुक्रमण हो रहा है तो वहाँ पे बताया सकता है कि कौन कौन से जीव आएंगे, और इनके बारे में भी आपको बताया सकता है, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 15 का क्वेश्चन है, 2015 का, महत्वपूर्ण है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ देखो आपको अनुक्रमण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुक्रमण, अनुक्रमण से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र में रहते हैं वे होते हैं, जो ज्यादा गहरे समुद्र में रहते हैं वो क्या होते हैं? क्या वे द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या तृतीय उपभोक्ता होते हैं, या अपरदभोजी होते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता? देखो प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता ये आपको ज्यादातर समुद्र में होते हैं, यानी यहाँ पर होते हैं अपरदभोजी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान देखो गहरे समुद्र में, तो गहरे समुद्र में होता क्या है कि जो आपका यहाँ पर मृत जानवर होते हैं, मृत कौन? मृत जीव। देखिए जो जीव मर गए वो क्या होंगे, समुद्र तल में जाकर बैठ जाएंगे। अब समुद्र तल में जाएंगे तो उनका जैव भार कैसे नष्ट होगा? तो उस जैव भार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसे नष्ट करते हैं, फिर से डिकम्पोज करके मिट्टी में मिलाते हैं। वो काम करते हैं अपरदभोजी। कौन करते हैं? अपरदभोजी। और वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। याद रखो ये आपके कैसे होते हैं, कभी गहराई में पाए जाते हैं। और इनका नाम होता है अपरद भोजी, यानी ये अपरद करते हैं, डिकम्पोज करते हैं मृत शरीर का या मृत जीवों का, जिनका शरीर मर गया है या जो जीव मर गए हैं उनके शरीर का क्या करते हैं, डिकम्पोजन करते हैं। तो कौन करते हैं? इन्हें अपरद भोजी का है। ये कहाँ पाए जाते हैं? गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं। समझ आगे? चलिए अब बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करा, निम्नलिखित में से किसमें दो युग्मों में सही संयोजन है? नहीं आपको बताना है कि किसमें संयोजन में सबसे ज्यादा सही है। जैसे करा गैसीय पोषण, गैसीय पोषण चक्र में कार्बन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सल्फर सल्फर नहीं, ये आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है अवसादी पोषण चक्र में, देखिए ये जो नाइट्रोजन ये गैसीय होता है, न कि अवसादी, ये भी गलत हुआ। फिर कह रहा है गैसीय पोषण चक्र में नाइट्रोजन और सल्फर, ये तो सही था, लेकिन अवसादी में आपका कार्बन फास्फोरस, कार्बन आपका अवसादी में नहीं, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है गैसीय पोषण चक्र में सल्फर और फास्फोरस, ये तो होता ही नहीं। फिर आपको कह रहा है गैसीय पोषक चक्र में कार्बन और नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है, कार्बन और नाइट्रोजन गैसीय पोषक चक्र में होते हैं। फिर अवसादी में सल्फर और फास्फोरस, ये भी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। गैसीय अवस्था में याद रखो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं, जबकि अवसादी में आपको सल्फर और फास्फोरस होता है। ये आपको याद रखना कि कौन से किस चक्र के द्वारा इनका पुनरावृत्ति होती रहती है हमारे वातावरण या फिर इकोसिस्टम में, बाहरी तंत्र। बढ़े आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाए, कितनी? 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाए तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखलाओं के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी? देखो यहाँ पर आपको क्या होना, पता होना चाहिए एलन का नियम। एलन का नियम क्या था? एलन का, देखिए एलन का नियम था कि जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है, क्या? ऊर्जा स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी 10% होता है। कितना होता है? 10%। यानी एक ऊर्जा स्तर से या पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा मात्र 10% जाता है। कितना जाता है? 10%। उस हिसाब से आपको यहाँ निकालना है कि कितनी ऊर्जा स्तर जाएगी। जैसे सबसे कहा पौधा, तो अगर बात करें पौधा, पौधे से फिर क्या है आपका, देखो है चूहा, फिर चूहा से सांप, और फिर सांप से आपका ये है। अब ध्यान दो यहाँ पर एक चीज, क्या ध्यान देना है आपको, देखो करा पौधा, तो पौधे पे आपका है 20 जूल। कितना है? 20 जूल। अब 20 जूल का अगर 10% निकालोगे, देखो अगर 20 जूल का आप 10% निकालो तो हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2 जूल। अब 2 जूल का अगर आप 10% निकालोगे तो इसमें आपको क्या करना है, 10 से भाग दे दो, यहाँ पर आपका जाएगा 0.2, और इसका 10% निकालोगे हो जाएगा 0.02, यानी मोर को 0.02 जूल ऊर्जा प्राप्त होगा। तो क्या ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, तो आपका आंसर है ये सही हो जाएगा कि इस क्रम में या इस श्रृंखला में मोर को 0.2 जूल प्राप्त हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या करा फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण कौन सा है?
यानी इसमें से ऐसा कौन है जो फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है? क्या समुद्री जल? बिल्कुल नहीं, समुद्री जल में फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार नहीं है। प्राणी अस्थियां में फास्फोरस होता तो जरूर है, पर वो उसका भंडार नहीं। फिर सेल, बिल्कुल सही बात। जो चट्टाने होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों में फास्फोरस के बहुत सारी मात्रा होती है, यानी इसका प्राकृतिक जो प्राकृतिक संसाधन है वो आपका क्या है? सेल। यानी सेल में से होता है क्या? चट्टान। क्या होता है? चट्टान। जीवाश्म भी नहीं होगा, जीवाश्म में बहुत फास्फोरस नहीं। ठीक है, जैसे जीवाश्म का कोयला है, डीजल पेट्रोल है, तो इसमें फास्फोरस है क्या? नहीं, फास्फोरस नहीं। चल, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है? द्वितीयक उत्पादक किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों को बनाते हैं? कौन? द्वितीयक उत्पादक जो होते हैं वो किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं? क्या वो उत्पादक द्वारा बना रहे हैं, परजीवी, उपभोक्ता, अपघटन? किसके द्वारा बना रहे हैं? तो देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ने में आप एनालिसिस करा करो। बात करा द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। देखो, जो द्वितीयक उत्पादकता हो वो क्या उत्पादक द्वारा बनाते हैं, परजीवी बनाते हैं, उपभोक्ता? याद रखें, उपभोक्ता द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा? उपभोक्ता द्वारा। यानी क्योंकि प्राथमिक की बात करें, देखो प्राथमिक जो होता है वो स्वयं का उत्पादक होते हैं, यानी जैसे घास हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। लेकिन द्वितीयक कौन होते हैं? द्वितीयक खुद उपभोक्ता होते हैं, जो क्या करते हैं, प्राथमिक उत्पादक को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके द्वारा उन फिर से ऊर्जा बनाते हैं, फिर से आपके जो कार्य पदार्थ बनाते हैं। तो ये आपका क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, ना कि उत्पादक। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाए? सी से। चल, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या करें, एक बार आप क्वेश्चन अपने दिमाग से पढ़ो, तेजी से पढ़ो। क्या करें? अपघटन के दौरान घटित होने वाली कौन सी प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है? अब अपघटन जो होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया सही प्रकार से हो रही है? जैसे यहाँ पर सबसे पहले कहा खंडनी। खंडनी में सोचा पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जैसे पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो क्या केचुए जैसे जीवों द्वारा होता है? बिल्कुल सही बात है कि खंडनी की प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, खंडनी या फिर विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो कौन करता है? केचुए या छोटे छोटे जीव द्वारा होता है, जो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। तो पहला ऑप्शन सही था। आपसे कहा था सही वर्णन, यानी आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है ह्यूमस, इसके कारण गहरे रंग का पदार्थ अर्थात ह्यूमस एकत्रित हो जाता है, जिसमें बहुत तीव्र गति से, इसमें देखो बहुत तीव्र गति से जैविक क्रिया नहीं होती है, ये गलत है। इसी प्रकार ये दोनों भी गलत होंगे, आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा। ठीक है, चल, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और समझो क्या कह रहा है। कह रहा है पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो गैसीय जैव भूमि रासायनिक चक्र नहीं होता? यानी आपको, अच्छा ये क्वेश्चन क्या आपको रिपीट नहीं हुआ? ये क्वेश्चन अभी आपको रिपीट हुआ, देखो कहाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा था, 2015 क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको यूमो बताना, तीसरे आपसे पूछा गया था गैसीय पोषण चक्र, अवसादी पोषण चक्र। अब इसी को देखो आगे पूछ रहा है आपसे, कहाँ पूछ रहा है? क्वेश्चन 16 2012 में, 15 में पूछा था, फिर 12 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पैटर्न में कौन सा एक है ऐसी जो गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं होता? सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है। तो फास्फोरस ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गैसीय अवस्था में बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में फास्फोरस आपका कोई रोल नहीं होता है, ये आपका भू चट्टानी अवस्था में होता है, तो आपका गैस में नहीं जाता। चल, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित कड़ी ए क्यों हो सकती है पहचान, सॉरी क्या हो सकती है? संभावित कड़ी ए क्या होगी, यहाँ तो आपको बताना है कि ए क्या हो सकता है। देखो पहले है पौधा, पौधे को किसने खाया? कीट ने। फिर कीट को किसने खाया? मेढक। फिर मेढक को कौन खाएगा? और फिर उस जिसको खाएगा उसको गिद्ध खाता है, यानी ए को आपका होगा सांप या ना, सांप या आप ऑप्शन में अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे खरगोश। खरगोश देखो मेढक को नहीं खाता, क्योंकि वो क्या होता है, वो आपका होता है शाकाहारी, शाकाहारी वो घास को खाता है। भेड़िया, भेड़िया मेढक को खा सकता है, लेकिन फिर भेड़िया को गिद्ध नहीं खाता, तो ये आपका नहीं होगा। तोता, तोता भी अब मेढक नहीं खाता है, तो कौन खाता है? नाग। बिल्कुल, नाग या सांप जो होते हैं वो क्या करते हैं? मेढक को खा लेते हैं, और फिर इसको कौन खा लेता है? गिद्ध। यहाँ पर कौन हो जाएगा? नाग। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, कौन सही हो जाएगा? डी। समझ नहीं आ रहा है अच्छी से? चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन एक है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कोई कार्यात्मक इकाई नहीं? तो पारिस्थितिकी तंत्र की कोई कार्यात्मक इकाई नहीं होती, तो इसमें देखो अगर बात करें पारिस्थितिक तंत्र की, तो इसकी मात्र 4 इकाई होती है। कितनी होती है इसकी? आपकी मात्र 4 इकाई होती, इकाई होती है 4 इकाई। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहला आपका होता है इसमें उत्पादक, क्या होता है? उत्पादकता। फिर दूसरा आपका होता है अपघटक, फिर तीसरा होता है ऊर्जा प्रवाह, क्या होता है?
ऊर्जा प्रवाह। फिर आपका होता है पोषक, क्या होता है पोषक अवस्था। ये 4 इकाई होती हैं किसकी, पारिस्थितिकी तंत्र की। कौन सी, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, अपोषक अवस्था, यही 4 होती है। अब इसमें देखो ऊर्जा प्रवाह बिल्कुल होता है, अपघटन होता है, उत्पादकता भी होता है। स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ये नहीं होता है, यानी आपका ये नहीं होता है, ये पूछा सबका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्तरीकरण का कोई रोल नहीं होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, संख्या का सीधा पिरामिड किसमें नहीं होता है, यानी संख्या का किस सीधा पिरामिड किसमें नहीं होता। देखो किसमें होता है किसमें नहीं होता। सबसे बात करेंगे तालाब की, तो तालाब में अगर संख्या का देखोगे तो इसमें आपको संख्या का सीधा पिरामिड होता है, इसमें आपका संख्या का सीधा पिरामिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वन। देखो वन में अगर किसी वृक्ष का, या ऐसे बोल सकते हो, वन में देखो क्या होता है कि वन में एक पेड़, एक वृक्ष, एक एक वृक्ष जो होता है वो पक्षियों के कई पक्षियों के रहने का स्थान होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि वन में कई पक्षियों रहने का स्थान होता है क्या, तो ये आपका क्या होता है, इसका जो जब भाग का बनेगा, देखो क्या कहा कि संख्या का, संख्या तो आपका ये वृक्ष तो एक हो गया, इसमें पक्षियां कई होंगी, जैसे मान लो 10 पक्षियां थी, इसका इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यानी यहाँ पर अब क्या होगा कि पिरामिड उल्टा बन गया। तब से पूछा था संख्या का सीधा पिरामिड इसमें नहीं बनता, तो आपका वन वाले में नहीं बनता, झील में बिल्कुल बनेगा, घास स्थल में भी बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया, तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर देखो क्योंकि एक पौधे पर कई सारी प्रकार की पक्षियां आती है, कई संख्या में पक्षियां आती है, तो आपको संख्या पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका गलत होगा, यही आपका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए ध्यान से। कहा जला आरंभी अनुक्रमण की दूसरी अवस्था में इस प्रकार के पौधे प्रकट होते हैं। देखो जलारंभी अनुक्रमण में सबसे पहले क्या होता है, अगर बात करें पहले, तो पहले इसमें आपके देखो आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, कौन आते हैं, फाइटो जू प्लैंक्टन्स आते हैं, कौन आते हैं, इसमें आप क्या आते हैं पहले फाइटो प्लैंक्टन। अब इसके बाद फिर कह रहा है, ये आपके पहले हो गए, इसमें देखो आपको पहला नहीं कहा, अवस्था में कह रहा है कि अनुक्रमण दूसरी अवस्था में, यानी दूसरी अवस्था में कौन आते हैं, पहले फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, दूसरे में क्या आएंगे, एजोला नहीं, टाइफा नहीं, सेल्विक्स नहीं, वेलिस्नेरिया, बिल्कुल, क्योंकि देखो ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये पहले आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल अगर देखा जाए, अब यहाँ क्या होंगे, आपका पूरा जल होगा। अब पहले क्या होगा, यहाँ पर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स बने, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, अब क्या होगा, ये मरे, ये मरेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनका कुछ ना कुछ अवशेष होगा, ये अवशेष जब यहाँ पर जमा होगा, ये कुछ मिट्टी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मिट्टी। अब इस मिट्टी की उपस्थिति में द्वितीयक जो आपके होते, द्वितीयक अवस्था वाले, वो जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, तो ये आकर हल्की मिट्टी में ही उसका विकास होता है, तो इनके मरने से यहाँ पे जो मिट्टी बनी, इस मिट्टी में यहाँ पे फिर या विकास अपना करेंगे, और ये होता है द्वितीयक अवस्था का अनुक्रम। समझ आएंगे, यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए जा रहे खाद्य जाल में ABCD जीवधारी क्या हो सकते हैं, या उसको पहचानना है। ठीक है, तो इसको पहचान लोगे, पहले ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ खाद्य जाल दिया, ठीक है, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला ने खाद्य जाल दिया, इसमें कई सारी श्रृंखलाएं हैं। जैसे सबसे बात करें वनस्पति या बीज, वनस्पति बीज को देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक यहाँ पर ए है जो खा रहा है, एक है जिसको खा रहा है शेर। अब बताओ शेर किसको खाता है, शेर किसी न किसी जानवर को खाएगा, तो देखो अब आपका ए में क्या है, हिरन, कुत्ता, चूहा, गिलहरी, ये बताओ। अगर बात करें वनस्पति, क्या वनस्पति कुत्ता खाता है, नहीं, चूहा चूहा खा लेता है, लेकिन गिलहरी नहीं। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ चूहा का हिरन, यहाँ पर आपका हिरन, ठीक है। अभी एक दो और मैच करते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला हिरन होगा, फिर यहाँ दूसरा, देखो वनस्पति को दूसरा कुछ खा रहा है, फिर इसको खा रहा है लोमड़ी, तो बताओ लोमड़ी किसको खाता है, खरगोश को, गिलहरी को, कुत्ता को, या बिल्ली को, तो लोमड़ी आपका खाता है खरगोश, इसको खरगोश को, यानी दूसरे स्थान पर होगा खरगोश। फिर कह रहा है देखो यहाँ तक अगर बात करें तीसरा, वनस्पति खा रहा है टिड्डा, फिर टिड्डे को खा रहा है कोई तीसरा, और तीसरा फिर खा रहा है सांप। तो टिड्डे कौन खाता है, अभी पीछे हमने देखा था मेढक, कौन खाता है, मेढक, क्या तीसरा मेढक है, बिल्कुल सही है। अब मेढक को फिर कौन खा लेता है, सांप, सही है। फिर अगर चौथा बात करें, देखो यहाँ बीज को खा रहा है चौथा, ये
अब इसको पता नहीं क्या है, फिर इसको देखो सांप भी खा रहा है, उसको बाज भी खा रहा है, तो ये होगा आपका चूहा। वनस्पति कौन खाता है? चूहा। अब चूहे को सांप भी खा सकता है और बाज भी खा सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए ही करेक्ट हो जाएगा। कौन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पढ़े हैं? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, फिर बताओ कि कौन सी है। तो किसी एक समय पर किसी दिए गए क्षेत्र में एक पोषण स्तर पर जैव पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? किसी एक समय पर किसी दिए गए क्षेत्र में एक पोषण स्तर पर जो जैव पदार्थ की मात्रा होती है इसे क्या कहते हैं? क्या उसे खड़ी फसल कहते हैं, अपरत कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, या खड़ी अवस्था कहते हैं? देखो इसको बोलते हैं खड़ी फसल। क्या बोलते हैं? खड़ी फसल। यानी एक स्थान पर जितने भी वहां पर जैव भार होता है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर खड़ी फसल कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाता है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं? इस चैप्टर में देखो बहुत सारी बहुत बहुत चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, कम है, सीमित है। अगर एक बार आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो तो डेफिनेटली बना ले जाओगे। बस आपको एनसीईआरटी पता होना चाहिए। देखो अगर आपको इस चैप्टर को करना है तो आपको बस एनसीईआरटी आपको पूरा इसको खोद डालना है। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइनें याद हैं तो ये सभी एनसीईआरटी की लाइनों से ही पूछा गया। ये डायरेक्ट खड़ी फसल में लिखा है कि किसी समय पर किसी दिए गए क्षेत्र में वहां पर जो पोषण स्तर होता है वो उसकी मात्रा क्या कहलाता है? उसी को खड़ी फसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखा है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ते हो या आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में पढ़ते ही ये चमक जाएगा। देखो जो चीज आप पढ़े हो और आपको मेमोराइज है, मेमोराइज मतलब याद है दिमाग, अगर दिमाग में याद है तो आप उसको अगर एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा कि हाँ ये तो यही होता है, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन आपको होंगे ही नहीं। इसलिए आपको अगर एग्जाम को पढ़ना, अपने एग्जाम को क्रैक करना है, देखो एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको एक चीज को फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? यानी जो ये लास्ट टाइम बचा है इसमें आप एनसीईआरटी को क्या करो? रट डालो, एकदम रट डालो, रट डालो। इतना रट डालो कि आपके हर एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई कहीं से भी अगर लाइन बोले तो आप उस पूरी लाइन को बोल दो कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है, इसके बाद ये शब्द आएगा। ठीक है, अगर इस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है तो नीट 2023 जो आपका है, नीट 2024, इसको आप कंफर्म फोड़ दोगे। बस आपको बस छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। चले आगे, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्ण आपतित और विकिरण में पीएआर का अनुपात कितना होता है? ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, जो आपका सूर्य का प्रकाश आता है, तो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप हो गया सूर्य, ये हो गया सन। ठीक है, अब इससे देखो क्या हो गया, प्रकाश किरणें आएंगी। अब यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी है। अब इस पृथ्वी की चारों तरफ क्या है? इस पृथ्वी की चारों तरफ इसका है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। अब देखो ये यहाँ से आता है तो ये जो विकिरणें आ रही हैं, यानी यहाँ पर जो विकिरणें आ रही हैं, ठीक है, देखो ये विकिरणें आ रही हैं, तो इस विकिरण यहाँ से 100% चला था, तो यहाँ से ये वायुमंडल इसको 50% से भी कम अंदर आने देता है। कहाँ? 50% से भी कम आता है, अंदर आता है वायुमंडल के द्वारा। अब उसके बाकी क्या करता है? बाकी रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी क्या करता है? वापस भेज देता है कहाँ? अंतरिक्ष में। अब जो 50% है उसका भी मात्र याद रखो 2 से 10% ही किसमें यूज होता है? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में, यानी इसको भी प्रकाश संश्लेषण में मात्र 2 से 10% ही यूज होता है। तो अब से यहाँ पे देखो कहा था कि पीआर में अनुपात में कितना होता है? क्या 70% में होता है? बिल्कुल नहीं। 60 के लगभग नहीं। 50 से कम, बिल्कुल सही बात है कि ये 50 से भी कम मात्रा में क्या होता है कि शरीर को आता है, जिसमें से मात्र 2 से 10%, यानी इस 50% का मात्र 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। बाकी क्या होता है आपका उष्मा के रूप में यहाँ पर आता है, टकरा कर फिर से वापस चला जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन में आपको इसका आंसर क्या होगा? 50% से कम। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा द्वितीयक अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? द्वितीयक अनुक्रमण का है, प्राथमिक नहीं, द्वितीयक। तो द्वितीयक में क्या होगा? यह नग्न चट्टानों पर प्रारंभ होता है। देखिए ये आपका होता है प्राथमिक। कौन सा? प्राथमिक। प्राथमिक नग्न चट्टानों पर अनुक्रमण करके बनता है, तो आपको द्वितीय पूछ रहा है, प्राथमिक नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? कल। फिर कह रहा है यह एक जैसी जगह पर होता है जो वन विनाश के उपरांत उत्पन्न हुई हो। बिल्कुल सही बात है कि जहां पर एक बार अनुक्रमण हुआ था उसका बाद पूरी तरीके से नष्ट होगा और वहां पर दोबारा दोबारा से अगर अनुक्रमण होता है
दोबारा क्या होता है, अनुक्रमण होता है। अगर वहां पर दोबारा अनुक्रमण होता है तो इसको बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। यही आपसे पूछा था, आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाए। फिर आगे देखो क्या क्या, यह प्राथमिक अनुक्रमण के बाद होता है। देखो प्राथमिक अनुक्रमण के बाद भी होता है, लेकिन इससे ज्यादा सही आपका ये, ठीक है। फिर यह प्राथमिक अनुक्रमण के समान होता है, सिवाय इसके कि यह अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। बिल्कुल सही बात है, तीव्र गति से भी होता है। अब इसमें कहा था द्वितीय अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है, तो आपका इसमें जो कथन आप है ये सबसे ज्यादा सही, ठीक है। चले आगे बढ़े। इसको क्वेश्चन के ऊपर फिर देखो तो, अद्वितीय अनुक्रमण संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है। एक चट्टान साहब ये तो नहीं होगा आपका, तो यह प्राथमिक अनुक्रमण के बाद होता है, यह प्राथमिक अनुक्रमण नहीं समान नहीं होता है, इस ये गलत है, ठीक है। तो आपका ये सही ऑप्शन आपका बी ही। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जरा ऊर्जा के पिरामिड के लिए निम्नलिखित में से 3 कथन सही है और एक कथन गलत है। आपको कौन सा कथन गलत ये बताना। तो यहाँ पर आपको गलत और सही कह दिया। क्या होता है कभी कभी जल्दबाजी में पढ़ते हो तो ऊर्जा कथन में कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन सही ये कर देते हो। जैसे आपने पढ़ा पहला क्वेश्चन क्या करा, इसका आधार चौड़ा होता है, बिल्कुल चौड़ा, तो क्योंकि ये क्या होता है सीधा पिरामिड होता है, तो सीधा पिरामिड का जो ऐसे बनता है, अब सीधा पिरामिड का आधार क्या है, चौड़ा है। आपने पहला देखा कि हाँ सीधा पिरामिड है, उसका आधार चौड़ा था, फिर मार दिया। आपने ये देखा नहीं कि आपसे पूछा था गलत क्या है, सही आपने मार दिया। तो आप जानबूझकर जल्दबाजी नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, क्वेश्चन का ऑप्शन भी पढ़ोगे, फिर आप उसको मार्क करोगे। आगे चलते हैं। इससे विभिन्न पोषणीय स्तर प्राणियों की ऊर्जा अंश का पता चलता है। इससे विभिन्न पोषण स्तर प्राणियों की ऊर्जा अंश का पता चलता है। क्या आपका विभिन्न ऊर्जा अंश में बिल्कुल चलता है, तो ये भी आपका सही। यह आकार में प्रतिलोपित होता है, आकार में प्रतिलोमी नहीं होता, यह सीधा होता है। तो यह आकार में सीधा या ऊर्ध्वाधर तो बिल्कुल सही होता है, आपका आंसर नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि प्रतिलोमित नहीं होता है। यह कैसा होता है, सीधा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर करा प्रतिलोमित होता है, यहाँ पर सीधा हो रहा है। अब सीधा प्रतिलोमित दोनों कैसे हो सकता है, या तो सीधा हो गया तो प्रतिलोमित, यह सीधा होता है प्रतिलोमित। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहते हैं, क्या है कि देखो का जो नीट का OMR सीट होता है, OMR सीट, इसको किस तरीके से आपको फिल करना है, किस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आपको वहां पर ओमर सीट को फिल करना है, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उसको जरूर देख लीजिए कि ओमर सीट किस प्रकार से यहाँ पर आपको भरना है। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता, ओमर सीट जाकर वहाँ पे क्या करते हैं, भरना शुरू कर देते हैं। एक को क्वेश्चन किए उसका टिक किए, फिर एक क्वेश्चन किए फिर टिक किए, इसी का तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और लास्ट में उनका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको सही तरीका किस प्रकार से है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाकर आपको ओमर सीट बनना है, पूरा आपको हम उसमें बताएं, तो आपको उस वीडियो को जाकर जरूर देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। इसमें क्या करा करा मरुस्थली व जली दोनों अनुक्रमण होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक गीली अवस्था में, देखिए अगर मरुस्थल है तो उसमें बहुत ज्यादा गीली अवस्था नहीं होगा, यानी तो मध्यम जल अवस्था, हाँ मध्यम जल अवस्था में होता है। और दूसरा दूसरा जली, तो देखो जली है तो यानी जल तो होगा, तो जो जलीय या मरुस्थलीय अनुक्रमण होते हैं वो मध्यम जल स्तर में होते हैं, आंसर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखिए आगे क्या करें, समान समय में समान पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा एक जंतु एक से अधिक पोषक स्तर में रह सकता है। अगर यहाँ बात करें कि समान समय में समान परिस्थिति तंत्र में निम्न से ऐसा कौन सा जानवर जो एक से अधिक पोषण समझ सकता है। पहला है मेढक, फिर स्पैरो, शेर, बकरी। ठीक है, मेढक, स्पैरो, शेर, बकरी, शेर, बकरी ये आपके एक समान एक ही समय में दो पारिस्थितिक तंत्र में नहीं रह सकते। यहाँ पर जो आपका स्पैरो है ये आपका दोनों हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो यह पादप या उसका बीज भी खाता है, और यह क्या करता है, कीटों को भी खाता है, कीटों को खाता है। अब आप बोलोगे है क्या, देखो स्पैरो आपका एक पक्षी है, क्या है, एक पक्षी है जो पादप और उसके बीज को भी खाता है, यानी पादप के बीज को खाता है और ये कीटों को भी खाता है। ये कीट वाले में रह सकता है और बीज वाले में रह सकता है, यानी एक समय यह क्या है। देखो अगर बात करें आप यहाँ पे क्या हो गया, पौधा। अब पौधा के ऊपर देखो पौधे कौन खाते हैं, पौधे खाते हैं आपके कीट, ठीक है। और इसको आपका कौन खा रहा है, स्पोरो भी खा रहा है, स्पेरो। अब उसके बाद करते हैं कीट को आपका स्पेरो खाता है, तो एक्चुअल में ये स्पोरो यहाँ पर भी यहाँ पे तो एक ही ऊर्जा श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र में आपका दोनों स्थितियों। तो यह सब पूछा था क्या कोई ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्पोरो जो होता है वो होता है, क्योंकि पौधे को भी खाता है और कीट को भी खाता है, दोनों आपके दो स्थान पर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए।
समझ में आ गया? चले आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करा केचुए द्वारा अपशिष्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी केचुए द्वारा अगर अपशिष्ट पदार्थ है तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, ह्यूमीकरण कहते हैं, विखंडन। तो क्या ये क्वेश्चन आप कर चुके हो? क्या ये क्वेश्चन आप किए हो? बिल्कुल किए हो। आपने इसके पहले भी देखा था कि विखंडन जो होता है वो केचुए द्वारा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं विखंडन, और किस द्वारा होता है? केचुए द्वारा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पीओक्यू करो, हर चैप्टर का आपको पीओक्यू करो। अगर आपका पूरे 100 देखो आपको टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें से 180 क्वेश्चन आपको करना है, अगर 180 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से मैच हो गया तो यहाँ पर आपका कितना 20 की 80 नहीं 80 मार्क्स मिल गए। पीवाईक्यू से सिर्फ आपका 80 मार्क्स मिल जाएंगे। और साथ ही आप ये भी समझ पा रहे हो यहाँ पर कि किस लेवल का किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोनों चीज हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाता है, पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाता है, साथ ही रिविजन भी हो जाता है। कि इसलिए आपको यहाँ करना बहुत जरूरी होता है। और कोई भी एग्जाम हो पीवाईक्यू क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर सिर्फ उसका क्या करते हैं वैल्यू चेंज कर देते हैं, डाटा चेंज करते हैं, बाकी सब वही रहता है। यानी सिर्फ सवाल का क्या होता है शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है। इसलिए आपको कंसेप्ट को समझना है और समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या कर रहा है, एक जौ संहति को क्या कहते हैं जो शाक भाजियों तथा अपघटकों उपलब्ध होती। अगर जौ संहति पूछा जाए कि क्या कहते हैं जो कि आपका शाक भाजियों यानी आपका हरे पादपों को और साथ ही घटकों को उपलब्ध होती है, उसको बोलते हैं द्वितीय पदार्थ, स्थिर साम सकल प्राथमिक उत्पाद, शुद्ध पदार्थ। देखो उसको बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पाद, यानी यान ये आपका क्या है, ये आपका है जीपी। देखो जीपीपी बनता तो जरूर है, लेकिन क्या वो पादप खुद शोषण नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। यानी यहाँ से आपका क्या होता है रिस्पायरेटरी लॉस क्या होता है घट जाता है। तो इसको घटाने में जो बनता है उसको बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सभी के लिए चाहे आपका साग बच्ची हो या फिर आपका अपघटक हो, सभी के लिए ये नेट उत्पादकता ही बचता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही बचता है, प्राथमिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ही बचता है। ठीक है, ठीक है आपका क्वेश्चन था 2010 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, तो ये इतने जो 30 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, 30 क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग को कुछ क्वेश्चन के नंबर नहीं हुए होते हैं, जैसे आपका उसमें 2022 2021 के क्वेश्चन जो थे उनका नंबरिंग नहीं हुआ था। तो आपका लगभग यहाँ पर 35 क्वेश्चन प्लस आपने पोस्ट किया। तो ये छोटा चैप्टर है, इस चैप्टर से हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका इस चैप्टर का एक बार एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे डेफिनेटली इसका चैप्टर कैसे भी क्वेश्चन आएगा बना ले जाओगे, क्योंकि आपने पीवाईक्यू कर लिया। अगर एक बार और एनसीईआरटी आपने रिवीजन कर दिया तो आपका चैप्टर पूरा मेंटेन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो जरूर एक बार इसको बैठिए और चैप्टर का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कीजिए और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर एक चीज आपको सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पर देखो आप जाकर वो ओमर सीट कैसी भरी जाती है उसको जरूर देख लो। और अगर आपका अभी भी मोटिवेशन डाउन हो रहा है, यानी मोटिवेशन कम हो रहा है कि हमारे पास समय कम है, अभी भी मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इस सीरीज को ज्वाइन कर लो। इस सीरीज में हम बहुत सारा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपके बहुत सारे बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर एक है एम्स का कट, उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर जाकर वॉच कीजिए, देखिए। फिर आपका देखो मोटिवेशन किस तरीके से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया था तो आपके दिमाग में क्या था कि हमको एम्स में जाना है। अगर आपको चाहते हो कि आपको एम्स में जाना है तो फिर आपको उस तरीके से मेहनत करना होगा, उतना मेहनत करना होगा कि आप उस मुकाम पर पहुंच सके। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखिए, आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना है। होता है कि लास्ट टाइम में आपको अभी क्या होता है कि आपको लगता है ये मेरे बहुत सारी चीज़ छूट गई हैं, तो अब उसको कवर करो, रिवीजन करो और साथ ही कवर करो। अभी भी टाइम है आपके पास, तो जितना टाइम हो उतने में अपने आप को पूरा झोंक दो कि नहीं हमको इस बार सिलेक्शन लेके ही जाना है। तो अच्छे से तैयारी करो, आपको जो भी दिक्कत आए कमेंट में बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे। और लेकिन आपको 2024 में नेक्स्ट एग्जाम को फोड़ देना है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को अभी रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने प्रिपरेशन अच्छे से